भारतीय सनातन संस्कृति में तलाक जैसे शब्दों का किसी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह केवल एक अनुबंध नहीं है, बल्कि इसका 7 जन्मों तक पालन करना होता है। परंतु समाज में महिलाओं पर विवाह के उपरांत होने वाले अत्याचारों को देखते हुए सन 1955 में बने हिंदू मैरिज एक्ट को हिंदू समाज ने स्वीकार किया, जो आधुनिक समाज की एक आवश्यकता है। परंतु आज के समय में इन कानूनों का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में अतुल सुभाष इसका प्रमुख उदाहरण है, जिस व्यक्ति को उसकी पत्नी और न्यायपालिका ने इतना प्रताड़ित किया, जिससे त्रस्त होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में केवल कर्नाटक में दर्ज हुई याचिकाएं लगभग 66,000 हैं, जो 2023 और 2024 में लगभग 41,000 और 36,000 रही। 2025 में कर्नाटक में अभी तक लगभग 6,000 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिसमें केवल बेंगलोर में दर्ज हुई याचिकाएं सबसे अधिक हैं। केरल के कोच्चि में ही 2019 में लगभग 3,000 तलाक की याचिकाएं दायर हुई थी, जिसमें 2018 से 178 याचिकाओं की बढ़ोतरी हुई थी। कोच्चि परिवार न्यायालय में रोज अनुमानित रूप से 10 याचिकाएं दर्ज होती हैं। यह आंकड़े देखने में भयावह लग सकते हैं, परंतु यह अन्य देशों की तुलना में अभी भी नगण्य है। भारत में हर 1,000 पर 0.32 तलाक होते हैं, जिसका प्रभाव भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े नगरों पर अधिक है। भारत में तलाक एकमात्र समस्या नहीं है, परंतु तलाक के अलावा अन्य तरह के उत्पीड़नों का भोगी पुरुष को ही बनना पड़ता है। एनसीआरबी के अनुसार 2006 से 2016 के अंतराल में सेक्शन 498A के तहत दर्ज हुए दहेज या दहेज से संबंधित मामलों में 15% में ही अपराध सिद्ध हुए हैं। 80% मामलों में झूठे आरोपों, कानून के दुरुपयोग और साक्ष्यों के अभाव में अपराध सिद्ध नहीं हुए हैं। इन मामलों में तलाक के साथ ही संपत्ति से अधिक निर्वाह निधि अर्थात एलिमनी एक मुख्य समस्या है। उस पर न्यायपालिका के उत्पीड़न का भोगी भी पुरुष को ही बनना पड़ता है। तलाक के मामले में 10 से 15% ऐसे हैं जो महिला या पुरुष द्वारा विवाहेतर संबंधों के कारण दर्ज हुए हैं। विवाहेतर संबंधों के कारण हत्या आज के समय में एक बड़ी समस्या है, जिसके कई उदाहरण पिछले कुछ सालों में देखने को मिले हैं। हमारे प्रिय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 में आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है, जो व्यभिचार अर्थात विवाहेतर संबंध इत्यादि को अपराध मानती थी। यदि विश्व स्तरीय रूप से देखें तो भारत अभी भी तलाक जैसे विषयों पर बहुत अच्छी स्थिति में है। परंतु यदि आप महिला पुरुष समानता की बातें करते हैं तो केवल महिला उत्पीड़न पर ही कानून क्यों है? पुरुष की संपत्ति से ज्यादा निर्वाह निधि कितनी सही है? यदि महिला स्वस्थ और शिक्षित है तो उसे निर्वाह निधि क्यों मिले? 1955 से अभी तक हम उसी पुराने कानून को ढोए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों के उत्पीड़न पर कानून बनाए और अन्य कानूनों में बदलाव करे, जिससे महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न ना हो।